हेलो बच्चों, नमः संस्कृताय बच्चों। आइए आप सभी का संस्कृत पाठशाला चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि इस समय हम हिंदी की संस्कृत कक्षा 10 की हिंदी में जो संस्कृत है उसके अंतर्गत आपको अध्ययन कराते हैं। संस्कृत में आपने सभी लेसनों की प्रश्नोत्तरी और अनुवाद कर लिया है। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत आपने संधियाँ पढ़ ली। अब आपके पाठ्यक्रमानुसार रूप पढ़ा रहे हैं, जिसमें से आपने पहला रूप पढ़ लिया था फल का। फल हमारा संज्ञा शब्द है और नपुंसक लिंग का अकारांत नपुंसक लिंग है। अब आज आप मति शब्द इकारांत स्त्रीलिंग का रूप पढ़ेंगे। आज आपको पढ़ना है मति शब्द का तो यह मति है जो, तो यह ई है और कौन सा रूप है, तो इकारांत और लिंग है स्त्रीलिंग। इकारांत स्त्रीलिंग। बच्चों, आप अपनी पुस्तक हिंदी की कक्षा 10 में हिंदी की पुस्तक को खोलकर संस्कृत की व्याकरण खोलकर वहाँ से अध्ययन करें। बच्चों, कुछ चीज़ें हम बताएं आपको। देखिए, आपको अनुवाद करने में रूपों की सहायता ज़्यादा पड़ती है और अनुवाद करने में भी, पुस्तक का अध्ययन करने में, अनुवाद निकालने में भी पड़ती है। इन रूपों के साथ कुछ व्याकरण के तत्व बताते चलेंगे जो आपको अनुवाद करने में सहायता करेंगे। आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, आपने ये पढ़ा शब्द रूप। तो शब्द रूप में विभक्तियाँ आप देख रहे होंगे। तो विभक्तियों को देखने के बाद आपने पढ़ा कि विभक्तियाँ 7 होती हैं और कारक 6 होते हैं। कारक की प्रक्रिया, कारक कैसे बना, ये है क्री प्लस डुबुल प्रत्यय है। क्री हमारा आ जाएगा ला और आधा सा, ये वाला सा और जो ला बना हुआ है इसका हमारा लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? लोप हो जाएगा। बचेगा क्या? ऊ, और ऊ के स्थान पर अक आदेश हो जाने से हमारा शब्द क्या बन जाता है? कारक। तो बच्चों, ये बात आप अपने दिमाग में अवश्य रखना कि कारक 6 होते हैं, विभक्तियाँ 7 होती हैं। भले ही ये प्रश्न पूछे ना जाएं, लेकिन आपको आना ज़रूर चाहिए। आपने जो कारक पढ़े, कितने पढ़े? 6 कारक। अब वो 6 कारक कौन कौन से हैं? तो बच्चों, ये हैं कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। और ये नोट्स में आप अवश्य बनाएं कि संबंध और संबोधन कारक नहीं हैं, क्योंकि इनका क्रिया के साथ साक्षात संबंध नहीं होता। साक्षात मतलब कि सीधा, क्रिया से सीधा संबंध न होने के कारण संबंध और संबोधन को कारक की संज्ञा नहीं दी जाती। यह आप अपनी कॉपी पर, नोट्स पर अवश्य लिखें, अवश्य बनाएं। कारक में कारक चिन्ह कहाँ होते हैं और किस नाम से जाने जाते हैं, यह डायग्राम भी आपको बनाना होगा। कर्ता, ये हमारा क्या है? कारक। ने हमारा क्या है? चिन्ह। कर्ता का चिन्ह क्या है बच्चों? तो कर्ता का चिन्ह है ने। और ये जो स्वतंत्रता कारक लिखा हुआ है, ये हमारा कर्ता का काम क्या है, कर्ता कैसा होता है, किसके आधार पर होता है, ये उसका सूत्र है।
और जो ये अगर यहाँ पर आप नंबरिंग करेंगे, जिसको हम विभक्ति भी कहते हैं, विभक्ति प्रकरण भी कहते हैं, यहाँ पर 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ संबोधन 7, ठीक। तो यहाँ पर आप 1, 2, 3 जब पूरा लिखेंगे तो ये हो जाएंगी हमारी विभक्तियाँ, समझ गए। तो कर्ता ने स्वतंत्र कारक, जिसको स्वतंत्रतः कर्ता बोलते हैं। कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में। संबंध काकी के रारी रे, और देखिए यहाँ पर डॉट 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 डॉट, अर्थात संबंध में क्रिया का सीधा कोई संपर्क नहीं होता है, और इसलिए संबंध को हम क्या करते हैं, कारक की गिनती पर नहीं लिखते हैं। तभी हमारे कारकों की संख्या बच्चों 6 हो जाती है। अधिकरण में पै पर संबोधन करने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। संबोधन को भी इससे नहीं कोई जुड़ाव नहीं है। तो बच्चों ये हो गया आपके कारक और विभक्तियों के अंतर्गत बनने वाले प्रश्नोत्तरी। और आपको मालूम करने के लिए हमने जो ये बताया है, ये आपको अनुवाद में बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ को। आप बहुत ही इसको अच्छे से नोट्स बनाकर इसकी तैयारी करें। रूप तो आपकी किताब में लिखे ही हैं, आप उससे तैयार कर लेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें लगी कल जो बताने के लिए बहुत ही ज़रूरत थी, जिसका नॉलेज होना, जिसका ज्ञान होना आपको बहुत आवश्यक था। तो बच्चों अब हम आपको मति के रूप पढ़कर बता रहे हैं। आप कई बार पढ़ना, उच्चारण करना, आपको मति के रूप याद हो जाएंगे। चलो उच्चारण करते हैं। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, संपत्ति, सप्तमी, संबोधन। आप ये मतलब इसलिए पहले पढ़ दिया कि प्रथमा द्वितीय आपको बोलना नहीं है, लेकिन आप ये समझ लीजिए, जब पहला बोलेंगे तो प्रथमा, द्वितीय बोलेंगे तो द्वितीय, तृतीया में बोलेंगे तो तृतीया। मतलब आप गिनती काउंटिंग के हिसाब से भी बोल सकते हो, और उसमें ध्यान दिमाग में भी रख सकते हो कि प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। अब आप पढ़ें। मतिहि मतिम मत्या मत्यई, मत्याह मत्याह मत्याम मते। मतिहि मतिम मत्या मत्यई, मत्याह मत्याह मत्याम मते। यह आपका एक वचन हो गया। मतिहि मतिम मत्या मत्यई, मत्याह मत्याह मत्याम मते। मतिहि मतिम मत्या मत्यई, मत्याह मत्याह मत्याम मते। मतिहि मतिम मत्या मत्यई, मत्याह मत्याह मत्याम मते। अब विकल्प वाले रूप होते हैं जो वो होते हैं चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी में। तो चतुर्थी में बनता है मतये, इसके बाद मतेह, मतेह और मतौ। ये आपके वैकल्पिक रूप होते हैं। अब द्वितीया विभक्ति और प्रथमा विभक्ति में आपने कल पढ़े थे जो रूप, वो सेम थे, लेकिन आज आप जो रूप पढ़ रहे हैं वो स्त्रीलिंग में है। इनको प्रथमा द्वितीय विभक्ति में एक समान रूप नहीं चलते। तभी आपको हमने शुरू से पढ़ाया, उसमें हमने आपको 2 विभक्तियाँ पढ़ा दी थी कि फलम फले फलानि, फलम फले फलानि। ये प्रथमा में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और यही द्वितीय में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में बनता था। इसके बाद में अलग अलग रूप पढ़ाए थे। अब इसमें है कि प्रथमा विभक्ति से संबोधन तक आपको अलग अलग बोलना है। हाँ, आप एक एक ना करके 2-2 या 4-4 का जोड़ा बना लें। आप 2 बार 4 बार उच्चारण करें, आपको सरल लगेगा। मतिहि मतिम, मतिहि मतिम प्रथमा द्वितीया, मत्या मत्यई तृतीया चतुर्थी, मत्या मत्यई तृतीया चतुर्थी, मत्याह मत्याह पंचमी षष्ठी, मत्याह मत्याह मत्याम मते सप्तमी संबोधन, मत्याम मते सप्तमी संबोधन।
मतिः मतिं मत्या मत्यै मत्याः मत्याः मत्यां मते मतिः मतिः मतिं मत्या मत्यै मत्याः मत्याः मत्यां मते। अब आइए द्विवचन का रूप देखते हैं। द्विवचन में आपको सिर्फ 3 रूप याद करने हैं। प्रथमा और द्वितीया में सेम होगा, तृतीया चतुर्थी पंचमी में सेम होगा, षष्ठी और सप्तमी में सेम होगा। तो आपको सिर्फ 3 रूप पढ़ने हैं। मति मतिभ्याम मत्योः, मतिः मतिभ्याम मत्योः। आपने जब ये 3 रूप पढ़े, मति तो प्रथमा द्वितीया में सेम, तो मति मति, फिर मतिभ्याम तो मतिभ्याम मतिभ्याम मतिभ्याम, फिर मत्योः तो मत्योः मत्योः हेमति, मत्योः मत्योः हेमति। तो मति मति मतिभ्याम 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 मत्योः मत्योः हेमति, मति मति मतिभ्याम 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 मत्योः मत्योः हेमति। इसके बाद बहुवचन में मतयः मति मतिभिः मतिभ्यः मतिभ्यः मतीनां मतिषु हेमतयः। इसी प्रकार बच्चों आपके कई रूप चलते हैं, जैसे जाति, रात्रि, भक्ति, स्तुति, नीति, शक्ति इत्यादि इकारांत स्त्रीलिंग के रूप भी इसी प्रकार से चलते हैं। अब इन रूपों को आप इसी तरह से बना लीजिए। जैसे हम बताते हैं जाति का, तो जाति ही जातिम जत्या जत्यै जत्याह जत्याह जत्याम जते, जाति ही जातिम जत्या जत्यै जत्याह जत्याह जत्याम जते। अब द्वितीय विभक्ति में जाति जाति जातिभ्याम 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 जत्योः जत्योः हे जति, जाति जाति जतिभ्याम जतिभ्याम जत्योः जत्योः हे जति, जतयः जति जतिभिः जतिभ्यः जतिभ्यः जतीनां जतीषु हे जातयः। आप यह याद रखना कि जैसे इसमें कह दो मतया है तो उसमें जतया, तो ऐसा मत करना। जाति शब्द है इसलिए जा दीर्घ ही रहेगा। हर एक उच्चारण में आपको लिखने में जाति शब्द में जा बड़ा ही जा शब्द है जो बड़ा ही रहेगा, ये आप याद रखना। अब इसका रात्रि का रूप देख लीजिए। रात्रि रात्रिम रत्र्या रत्यै रात्याः रात्याः रत्यां रते, रात्रि रात्रिम रत्या रत्यै रत्याः रत्याः रत्यां रते। फिर रति रात्रि रात्रि रतिभ्याम 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 रत्योः रत्योः हे रति, रात्रयः रात्रिः रात्रिभिः रात्रिभ्यः रात्रिभ्यः रात्रीनां रात्रिषु हे रात्र्यः। इसके बाद स्तुति और नीति आदि के शब्द आपको बनाने पड़ेंगे। आप अपनी कॉपी पर इसी प्रकार के शब्द में जब विभक्तियाँ जोड़ेंगे और रूप बनाएंगे तो आपको यह रूप बहुत ही सरल लगेगा और यह रूप भी आपको तैयार हो जाएगा। तो बच्चों, अगर आपने इस तरह से रूपों को तैयार कर लिया तो आपके एक रूप में बहुत सारे रूप तैयार हो जाते हैं। तो बच्चों, अब हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं और आप सभी ये अपनी पुस्तक से अपने कॉपी पे नोट्स ज़रूर बनाएं और नोट्स अवश्य बनाकर अवश्य लिखें, जिससे आपको समझ में जल्दी आएगा। और याद करने नहीं बल्कि समझने की ज़रूरत है, जो समझ जाएंगे। तो बच्चों, अब हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए सबको नमः संस्कृताय, जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।